एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक होगा 10 जनवरी 2022 को पूछे गए हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण। और आपको जैसे पता होगा कि जो सी-टेट प्रीवियस ईयर 2021-22 में हुआ था उसमें से हम 3 टॉपिक को पूरे अच्छे तरह से यानी पूरी तरह से अच्छी तरह से हम विश्लेषण करते हुए आपके सामने ला रहे हैं, जिसमें 3 सब्जेक्ट है आपका बाल विकास, ईवीएस और हिंदी पेडागोजी। हिंदी में हालांकि 30 नंबर रहता है, 30 नंबर में 2 पैसेज 10 नंबर का रहता है जो आप बखूबी अपने से कर सकते हैं, और 5 व्याकरण रहता है। तो इस वजह से हम पैसेज और व्याकरण को लेकर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ हिंदी पेडागोजी जो टफ होता है उसके लिए हम उन टॉपिक को आपके लिए हम आसान कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है 10 जनवरी 2022 को पूछे गए हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्नों को हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा तो हिंदी पेडागोजी का बेहतरीन वीडियो 4 वीडियो बनाए हैं, आप उस 4 वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो आपका जितना भी हिंदी पेडागोजी है उसमें से 15 में से आप 10 से 12 प्रश्न आप इजी वे में बना सकते हैं। तो हालांकि ये सीरीज है, बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीटेड होते हैं, तो रिपीटेड होते हैं। आप एक बार सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर वाला, तो उम्मीद है कि प्रश्न आपका यहीं से रहेगा। तो आइए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आपने अभी हाल ही में, यहाँ नहीं होगा, में हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? देखिए, भाषा सीखने का अलग अलग सिद्धांत दिया है और ये सिद्धांत वाला भी वीडियो हम बनाए हुए हैं। स्किनर के सीखने का सिद्धांत, पियाजे के सीखने का सिद्धांत, चॉम्स्की के सीखने का सिद्धांत, ब्रूनर के सीखने का सिद्धांत। देखिए, स्किनर ने एक सिद्धांत दिया था सीखने का सिद्धांत, इसके तहत था अनुकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अनुकरण का सिद्धांत। हम लोग कई अवसर पर देखे होंगे कि बच्चे जो है ना अनुकरण करते हैं, फॉलो करते हैं। बड़े जो शब्द बोलते हैं उसका भी अनुकरण करते हैं। बड़े जिस तरह से कार्य करते हैं बच्चे उस कार्य को अनुकरण करते हुए सीखते हैं। तो वही स्किनर कह रहा है कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, और अनुकरण के द्वारा हम जो शब्द प्रयोग किए उस शब्द का प्रयोग अनुकरण के द्वारा सीख लेता है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, स्किनर के सीखने का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, लिखना सिखाने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम के प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम से लगाइए। क्रम से लगाइए। क्रम से शिक्षार्थियों से 1-4 AL अंक एवं अक्षर लिखने के लिए कहें। शिक्षार्थियों से 0-8 BQ एवं अक्षर लिखने के लिए कहें। शिक्षार्थियों को स्वस्वर पठन करने और कोई भी अक्षर या अंक लिखने के लिए कहें। तो इसमें कौन सा एक क्रम से है? शिक्षार्थी को 1 से 4 तक सिखाएंगे, A से L तक सिखाएंगे। नहीं, पहला क्रम क्या होगा? 1 से 4 सिखाएंगे, 0 से 8 सिखाएंगे, फिर उसके बाद उसको पढ़ने के लिए कहेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्रम में ही है 1, 2, 3। आंसर नंबर 3। अगला प्रश्न है, शब्द दीवार शब्दों का समूह है। इसे कक्ष की दीवारों पर बड़े आकार के अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया जाता है ताकि वह साफ साफ नजर आ सके। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता संप्रत्यय या कौशल इस शब्द दीवार के उपयोग से पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, आप लोग देखे होंगे जो छोटे बच्चे का स्कूल होता है उस स्कूल के दीवारों पर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर डॉग, फिर वेजिटेबल्स नेम, फिर जाके आपका फ्रूट्स नेम, प्लांट पार्ट्स, ये सब लिखा हुआ रहता है। तो कह रहा है कि ये कौन सा संप्रत्यय है? साक्षरता संप्रत्यय या कौशल? संरचित कहानी कथन? नहीं, ये कहानी कथन नहीं है। कठिन शब्दों का उच्चारण? कठिन शब्दों के उच्चारण के उद्देश्य से भी दीवार पर नहीं लगाया जाता है। अक्षरों की बनावट? अक्षरों की बनावट से मतलब भी नहीं है, मूल शब्दों को समझना। दीवार पर इसलिए लगाया जाता है कि बच्चे हमेशा
जो आँख में चुभे, कलर रहे, और वो जो मूल शब्द लिखा हुआ है उस मूल शब्द को वो बार बार गौर करते हुए जब देखेगा तो क्या होगा, वो मूल शब्दों को समझ जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, पठन का सार तत्व है अक्षर ज्ञान, अर्थ, वर्तनी, प्रवाह। देखिए ये जो कौशल होता है ये भाषा कौशल 4 होता है। भाषा कौशल 4, गौर से देखिएगा, भाषा कौशल 4, पहला श्रवण, दूसरा वाचन या वाचिक या मौखिक, तीसरा पठन और चौथा लेखन। ये भाषा कौशल 4 होते हैं और चारों का अर्थ क्या है, श्रवण, श्रवण सुनना, और सुनना ही सिर्फ नहीं, अर्थ ग्रहण करते हुए जब हम अर्थ समझते हुए सुनते हैं तो ये कहलाता है श्रवण। वाचिक, जब हम किसी के भावों विचारों को यानी दूसरों को अपने भाव और विचार को बोलकर समझा पाते हैं तो वो कहलाता है वाचिक, मौखिक या फिर वाचिक मौखिक। तीसरा है पठन। पठन का अर्थ है कि हम कोई भी चीज़ लिखे हुए, कोई भी चीज़, जैसे ये लिखा हुआ पठन का सार तत्व है, तो ये आप समझ रहे हैं यानी इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए पढ़ रहे हैं तो ये कहलाता है पठन। तो पठन का सार तत्व क्या है, अर्थ को समझते हुए पढ़ना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, सुग्री ग्रेस अपने शिक्षार्थियों को ब्रॉडकास्ट सुनने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी डैश के संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करती है। देखिए यहाँ पूछ रहा है सबसे कम अवसर, तो कल्पना शक्ति, कोई चीज़ है ब्रॉडकास्ट हो रहा है टेलीविज़न पे या फिर टीवी पे, उसको सुनने के लिए कह रहा है, और कहानी का आरेख तय करने के लिए कह रहा है, तो कल्पना शक्ति। दूसरा है सक्रिय श्रवण, समझ, संरचना। ये 3 चीज़ तो होता है उसके अंदर, एक चीज़ कम होता है। ये चारों चीज़ होता है, ऐसा नहीं समझना। ये देखिए सीटेट क्या करता है, हमेशा बेस्ट आंसर खोजता है, हमेशा सर्वोत्तम आंसर खोजता है। तो देखिए सक्रिय श्रवण, जब उसको सुनने कहेगा तो सक्रिय रूप से श्रवण करेगा, सुनेगा, समझेगा और कुछ संरचना अपने माइंड में बनाएगा, संरचना बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, कल्पना शक्ति होगा। तो ये कल्पना शक्ति सबसे कम अवसर प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को संक्षेपण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है। संक्षेपण, कोई चीज़ संक्षेपण करके, जिसको हम लोग सारांश कहते हैं, कोई हिंदी पढ़े और सारांश में उसको लिखना है तो संक्षेपण कहलाता है या सारांश कहलाता है। तो शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है। इस कहानी का शीर्षक क्या होगा, इस कहानी का कोई अन्य अंत सोचिए। लेखक ने कुत्ते के पात्र को किस प्रकार चित्रित किया है। दी गई तस्वीर के आधार पर अनुमान लगाइए कि कहानी में क्या हो रहा है। यानी ये संक्षेप में कहानी दिया है, यानी इस कहानी का शीर्षक क्या होगा, आंसर नंबर 1। अगला प्रश्न है, कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करता है। यानी ये 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न जो है सबसे अधिक अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है। क्या कवि द्वारा कवि हो गया यहाँ, क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है। ये इसमें कुछ मिस्टाइप हो गया है। क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया सत्संगत है, शीर्ष संगत है, शीर्ष होगा, शीर्षक संगत है। क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है। कविता में बिंब का चयन कीजिए और उसे एक वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। आपको कविता के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कविता के अनुसार छोटे लड़के को जंगल कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोई कविता रहता है या कहानी रहता है, उसको जब हम शीर्षक लिखने कहते हैं,
शीर्षक लिखने कहते हैं, तो वो क्या है कि शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को शामिल करना चाहिए। बच्चे क्या करेंगे, उस कविता को पढ़ेगा, उस कहानी को पढ़ेगा और फिर वो शीर्षक, संगत शीर्षक लगाएगा। तो ये वाला आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है? कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है? शिक्षार्थियों को उनके वाक्य विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना। एक बार जब शिक्षार्थी लेखन कार्य समाप्त कर ले तब मानदंड निर्देशों के आधार पर ग्रेड देना और उसे साझा करना। ग्रेड की बात नहीं करेंगे हम लोग, वो तो मूल्यांकन की बात है। शिक्षार्थियों के साथ विषयों की एक सूची साझा करना और अपनी पसंद के विषय पर उन्हें लिखने के लिए कहना। एक सूची, शिक्षार्थियों को एक अनुच्छेद पढ़ने और मुख्य पात्र के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहना। कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है? तो सबसे अच्छा उदाहरण है ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों को उनके वाक्य विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध करना। जैसे कि याद भी होगा, हम लोग जब छोटे क्लास में पढ़ते थे तो सर दे देते थे, बहुत सारे शब्द बोलते थे, वाक्य बनाइए। तो ये लेखन का अच्छा कौशल है। उसके अंदर जो है एक वाक्य अरेंजमेंट, जिसको कहते हैं वाक्य संरचना का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो लेखन का शुरुआती क्या करना चाहिए? वाक्य विचार का प्रारंभ करने के लिए करना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी को परसर्ग प्रकरण पर आगमन विधि से पढ़ाने के उपागम का अनुगमन करता है? आगमन विधि की बात करें तो देखिए, आगमन विधि की बात करें तो थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। आगमन और निगमन क्या है, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी होती है। तो आगमन और निगमन, पहले इसको समझ लेते हैं। आगमन और निगमन दो चीज़ें हैं। आगमन में क्या होता है कि ये मूर्त से अमूर्त की ओर, जब बच्चे को मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाएंगे, अमूर्त की ओर क्या है ये भी बता देंगे। सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, फिर जाके आपका हो गया उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, नियम की ओर, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। गौर से सुनिएगा, यहीं पर आपको जो है आगमन और निगमन में कन्फ्यूजन दूर होगा। देखिए, आगमन विधि क्या कहलाता है कि जब हम इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये कहलाता है आगमन विधि। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जब किसी चीज़ को देखता है, जो चीज़ देख सके, छू सके, उसे हम लोग मूर्त कहते हैं। तो पहले बच्चे को मूर्त चीज़ें पढ़ाएंगे। जैसे क्या करते हैं, बच्चे को गणित पढ़ाना है तो गणित 4 टॉफी प्लस 3 टॉफी रहता है, तो वो उसका मूर्त चीज़ है, गिन लेगा। लेकिन उसको ऐसे ही 4 + 3 दे दीजिएगा तो क्या होगा, वो अब ये उंगली निकालेगा 4, फिर ये इस हाथ का 3, इस तरह, फिर यूज क्या किया, वो मूर्त ही। तो बच्चों को पहले मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना चाहिए, सरल से कठिन की ओर, यानी पहले बच्चों को सरल चीज़ें पढ़ाना चाहिए, उसके बाद कठिन चीज़ें। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण का मतलब होता है किसी बात को बतंगड़ बनाना, यानी विश्लेषण करना, यानी पूरा डिटेल से उसको हम समझाएंगे तब उसका एक सार तत्व निचोड़ निकाल कर बताएंगे, तो वो संश्लेषण हो गया। पूर्ण से अंश की ओर, पहले होल चीज़ों को पढ़ाएंगे। यदि हम जानवर पढ़ा रहे हैं तो अलग अलग जानवर पढ़ाएंगे, मनुष्य पढ़ा रहे हैं तो अलग अलग मनुष्य, जैसे पोस्टमैन हो गया, ड्राइवर हो गया, पुलिस हो गया, डॉक्टर हो गया, तो इसको पूर्ण पढ़ा रहे हैं। फिर तब अंश क्या पढ़ाएंगे, अब ये एक एक आदमी का अंश, बॉडी पार्ट्स जो इंटरनल है, एक्सटर्नल है, यानी आंतरिक अंग है, बाहरी अंग है, उसके अंश को पढ़ाएंगे। तो ये क्या होगा, पूर्ण से अंश की ओर। उदाहरण से नियम की ओर, पहले कोई भी चीज़ नियम नहीं पढ़ाएंगे,
क्या करेंगे, उसके एक एक उदाहरण देते हुए तब जो है नियम पर उसको ले जाएंगे तो बच्चे समझ पाएंगे। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म मतलब होता है छोटा छोटा। तो पहले बड़े बड़े चीज़ों को पढ़ाएंगे, तब जो है हम सूक्ष्म चीज़ों को, छोटे चीज़ों को पढ़ाएंगे। तो जब हम इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो ये विधि कहलाएगा आगमन विधि, और इसी को आप उल्टा कर दीजिए, सभी जितना है अमूर्त से मूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, तो ये विधि कहलाएगा क्या, निगमन विधि। अब हम लोग प्रश्न पर जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आगमन और निगमन आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी को प्रसर्ग प्रकरण पर आगमन विधि से पढ़ाने के उपागम का अनुगमन करता है? प्रसर्ग का प्रयोग करने के नियम को स्पष्ट कीजिए और उसके उदाहरण दीजिए। देखिए, पहले नियम कह दिया तब उदाहरण, तो ये तो होगा नहीं। पहले क्या था, नियम से उदाहरण की ओर नहीं बल्कि उदाहरण से नियम की ओर, तो ये गलत। शिक्षार्थियों को वाक्यों के अनेक उदाहरण देना और उनसे नियम निकालने के लिए कहना, तो यहाँ उदाहरण तब नियम। प्रसर्ग को क्रियात्मक रूप से प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक को स्पष्ट करना और शिक्षार्थियों को उनका वाक्य में प्रयोग, ये तो कोई मूर्त है ही नहीं, ये तो कोई शिक्षण सूत्र है ही नहीं। विभिन्न वाक्य देना और ये भी आपका, ये दोनों भी शिक्षण सूत्र नहीं है। तो यानी यहाँ पर दो शिक्षण सूत्र दिया है, एक नियम से उदाहरण की ओर, दूसरा उदाहरण से नियम की ओर। तो अभी आप देखे होंगे कि उदाहरण से नियम की ओर में क्या है, आगमन विधि। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं? बहुभाषिकता, जिसको दो या दो से अधिक भाषा का ज्ञान होता है उसको हम लोग कहते हैं बहुभाषी। और ये बहुभाषी को जो है ना बहुत ज़्यादा कहें कि प्रश्रय दे रहा है NEP 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो ये बहुभाषिकता से प्रश्न आपका रहेगा और NEP से भी आपका रहेगा एक प्रश्न। एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं? शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, विद्यालय में अनेक भाषाएं पढ़ाना, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में पढ़ाना, केवल मातृभाषा के प्रयोग से पढ़ाना। सॉरी, थोड़ा स्कूल जाने का जो समय है मेरा अलार्म सेट था, तो स्कूल आज चूँकि छुट्टी है विश्वकर्मा पूजा का, तो वही अलार्म बंद करना पड़ गया। तो एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं? शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, शिक्षार्थी। दूसरा है विद्यालय में अनेक भाषाएं पढ़ाना, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में पढ़ाना, किसी लिमिट भाषा में नहीं, केवल मातृभाषा में। जब केवल मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो वो एक भाषी हो जाएगा, बहुभाषिकता का होगा नहीं। विद्यालय में अनेक भाषाएं पढ़ाना, देखिए पढ़ाना बात नहीं है, शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना। शिक्षार्थी आपके वर्ग में जो है क्लास में अलग अलग परिवेश के विद्यार्थी आएंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले विद्यार्थी आएंगे, तो उन सभी विद्यार्थियों की भाषा का जब आप प्रयोग करते हैं तो बहुभाषिकता कहलाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, काल के भेदों को सीखने पर आधारित पाठ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त आकलन प्रश्न है? आकलन प्रश्न है, प्रश्न भी कैसा, आकलन। क्रिया क्या होती है, कुछ उदाहरण दीजिए। दी गई नियमावली का प्रयोग करते हुए कार्यपत्रक पर कार्य कीजिए और सही कालभेद लिखिए। पाठ्य पुस्तक लीजिए और भूतकाल एवं भविष्यत काल की परिभाषा को रेखांकित कीजिए। सामान्य वर्तमान काल के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वह काल बहुत तेज। अब देखिए यहाँ पर विश्लेषण यानी आकलन प्रश्न है, आप आकलन कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है, कुछ उदाहरण दीजिए। कुछ नहीं, क्रिया क्या होती है परिभाषा लिख दिए, उदाहरण दे दिए। दी गई नियमावली का प्रयोग करते हुए कार्यपत्रक पर कार्य कीजिए और सही कालभेद लिखिए, सिर्फ कालभेद लिखना है। पाठ्य पुस्तक लीजिए और भूतकाल भविष्यत काल की परिभाषा को रेखांकित अंडरलाइन करना है। ये वाला में क्या है कि सामान्य वर्तमान काल के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सामान्य, अब ये प्रश्न दे दिया है कि आकलन, ये सामान्य वर्तमान काल समझ पाएगा कि नहीं। वह काल बहुत तेज, अब भाग, इसको भरना है। तो जब हम ऐसे प्रश्न देंगे तो क्या होगा, ये आकलन प्रश्न होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है,
शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उनके विभिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण कीजिए और उनका रिकॉर्ड रखना डैश कहलाता है। उसका रिकॉर्ड रखना डैश कहलाता है। जब हम किसी का रिकॉर्ड रखते हैं, जब हम किसी का संग्रह करते हैं कुछ चीज़ें, तो वो कहलाता है पोर्टफोलियो। वो कहलाता है पोर्टफोलियो, यानी जानकारी को एकत्र करना या जमा करना। तो अब देख लीजिए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, पोर्टफोलियो आकलन कहलाता है वो। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है प्रमाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणित पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है? तो स्वनिम की नियमावली, स्थानीय रेस्तरां का भोजन और मेन्यू, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु मीडिया का प्रयोग करना, प्रकाशित पुस्तक की प्रतिक्रिया के रूप में लेखक को लिखा गया पत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्वनिम की नियमावली जो है ये पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है। अगला प्रश्न है, X एक ऑनलाइन उपकरण है। X एक ऑनलाइन उपकरण है, यानी X नाम का कोई उपकरण है जो ऑनलाइन उपकरण है, जो नए शब्दों, उनके अर्थ, उच्चारण और वाक्य में प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है? 2 भिन्न पाठ्य पुस्तकों में संबंध बनाना, दी गई पाठ्य सामग्री पढ़ना और तथ्यात्मक सवालों के जवाब देना, कहानी में घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना, दी गई पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ना एक ऑनलाइन उपकरण है जो शब्दों, उसके अर्थ, उच्चारण और वाक्य में प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध कराता है। तो ये क्या है? दी गई पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ना। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, जब नव वर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है तब एक शिक्षार्थी इस प्रकार लिखता है, मित्रों को आमंत्रित किया, केक लाया, सजावट, पेय, जलपान, माता पिता, गुब्बारे फुलाए, मैंने सजाया। अब आप शिक्षार्थी को अनुच्छेद लेखन के किस चरण पर सर्वाधिक ज्ञान देने के लिए कहेंगे? देखिए, जब ये लेख लिखा तो ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है, ये शब्द जो है, ये सिस्टमैटिक नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है। तो कल्पनाशीलता नहीं, संरचना बनाना नहीं, ये मसौदा तैयार करना है, ये मसौदा तैयार करना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो ये था 10 जनवरी 2022 को पूछे गए हिंदी पेडागोजी के 15 में से 15 सवाल, जो संपूर्ण विश्लेषण हुआ। उम्मीद करते हैं इस टॉपिक से ही आपके 2-4 प्रश्न आ जाए, और उम्मीद ये भी करते हैं कि आपका आने वाला CTET बेहतर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।